नमस्कार। जीके टुडे की डेली करंट अफेयर्स क्विज 18 दिसंबर की जो है उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैडम अभी 3-4 दिन छुट्टी पे है तो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक हेड फिश नेम्ड चन्ना भोई वॉज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अब देखिए यहाँ पे स्नेक हेड फिश किसी स्टेट में ढूंढी गई वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में उसका नाम क्यों है ऐसा ये भी हमको देख लेना है। अब यहाँ पे ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो मेघालय है। मेघालय में ये एक नई स्पीसीज मिली है स्नेक हेड मछली की, ठीक है, और इसका नाम रखा गया है चन्ना भोई। यहाँ पे जो भोई टर्म है इस पर आपको फोकस करना है। भोई एक कम्युनिटी है, मेघालय में पाई जाने वाली एक कम्युनिटी है, और ये जो कम्युनिटी है ये बेसिकली खासी ट्राइब जो है वहाँ की, मेघालय की खासी ट्राइब, ठीक है, उसका ही एक सब ट्राइब है या उसका एक पार्ट है। तो ये जो नई मछली मिली है इसका नाम है भोई, चन्ना भोई। मिली है कहाँ पे? एक जिला है मेघालय में री भोई नाम का, वहाँ मिला है, वहाँ मिली है ये। और इसका जो नाम रखा है वो वहाँ की जो भोई कम्युनिटी है उसके सम्मान में रखा गया है, और जो भोई कम्युनिटी होती है वो खासी ट्राइब का एक हिस्सा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो गई। खासी ट्राइब जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक मेघालय में पाई जाने वाली ट्राइब है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो होती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी और सरनेम दोनों माँ के नाम से पास होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो होती है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ सोसाइटीज़ हैं जो मैट्रिलिनियल हैं, उनमें से खासी एक है, ठीक है। इनका जो ट्रेडिशनल रिलीजन होता है खासी कम्युनिटी का वो नेचर वर्शिप और एनिमिज्म जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेघालय की जो सेक्रेड ग्रोव्स होती हैं यानी जो पवित्र वन होते हैं वहाँ के, ठीक है, वो भी इनकी कम्युनिटी में काफ़ी महत्व रखते हैं। ये जो खासी लोग हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो खासी होती है, खासी ट्राइब की जो लैंग्वेज है वो भी खासी है। इसके अलावा मेघालय में खासी हिल्स भी है जहाँ पे ये प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं, खासी हिल्स, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है ये इंडो ऑस्ट्रेलिक जो लैंग्वेज फैमिली होती है उसका एक पार्ट होती है। खासी ट्राइब, खासी लैंग्वेज, खासी हिल्स, ये सब जो है मेघालय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट के साथ कंट्री भी होना चाहिए था क्योंकि ये स्टेट में नहीं है, ये नेपाल में है एक्चुअली, इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है, ये नेपाल में है। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP, ये कहाँ है? नेपाल में है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सतलज जल विद्युत निगम जो है वो कर रहे हैं, और हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो SJVN है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उन्होंने नेपाल में इस योजना का जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया था और वो न्यूज़ में था, इस वजह से। तो अरुण 3 जो प्रोजेक्ट है ये नेपाल में है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भारत की सतलुज जल विद्युत निगम ये कर रही है, और जिस मॉडल पे ये कर रही है वो उसको बोलते हैं बूट मॉडल, ठीक है। बूट का मतलब है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 900 मेगावाट का है, कितने का? 900 मेगावाट का। तो ये यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर इसका नेपाल हो गया, और बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल हो गया, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल हो गया। यहाँ पे अरुण रिवर जो है इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स अपने को देख लेने हैं। अरुण रिवर जो है ये एक नेपाल की इम्पोर्टेंट रिवर है, नेपाल की एक प्रमुख नदी है, तिब्बत से ये ओरिजिन होती है। कोसी नदी जो है उसकी ये बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो कोसी नदी जो है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है अरुण रिवर, ठीक। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोसी रिवर। तिब्बत जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, हिमालयन रेंज से होकर के गुजरती है। इसकी जो पानी का जो फ्लो होता है, जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम सतलुज जल विद्युत निगम जो है
इसके बारे में कुछ जानना चाहें या कुछ क्वेश्चंस पूछें तो उसमें ये है कि ये सतलुज जल विद्युत निगम जो है ये एक भारत की केंद्रीय सरकार और हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट, इनका एक जॉइंट वेंचर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्टिकुलर कंपनी है, ये जो निगम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनकी जॉइंट वेंचर है ये चीज़ आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा शायद। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के का जॉइंट वेंचर है, और ये एक प्राइमरीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है उनको डेवलप करना इसका मेन बिजनेस है। इसको 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसने भारत के अलावा नेपाल और भूटान में भी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है ये कौन से कंट्री ने डेवलप किया था? तो आप सभी को पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ही इसका आंसर है। यूएस का है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है डेवलप किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडियन आर्मी जो है उसको आखिरी 3 AH-64E हेलीकॉप्टर जो है अपाचे, वो अभी कुछ दिनों पहले मिले हैं, और टोटल अब हमारे पास में ये 6 हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये फोर्स 51 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन जो है जोधपुर में, उसका एक पार्ट बने हैं। ठीक है, अब ये जो AH-64E अपाचे है इसको अपाचे गार्जियन भी बोलते हैं, और ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उनमें आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नरपू जो है ये कौन से स्टेट में है? ये मेघालय में है। नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, तो ये जो मेघालय की जो ईस्ट जेंटिया हिल्स है वहाँ पे ये लोकेटेड है। 2014 में इसको जो है ऑफिशियली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, और ये जेंटिया हिल्स जो है, कौन से हिल्स? जेंटिया हिल्स मेघालय में, उनका अकेला प्रोटेक्टेड एरिया ये नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इस सेंचुरी के चारों तरफ जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, और लाइमस्टोन माइनिंग और सीमेंट फैक्ट्री लगाने की जो कुछ एक्टिविटीज़ है जिनके खिलाफ जो चैलेंजेस हैं उनकी वजह से ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है। तो नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ लोकेटेड हो गई? मेघालय में। ठीक है, अब यहाँ पे जेंटिया हिल्स की बात की है हमने, तो जेंटिया हिल्स जो है, ईस्ट जेंटिया हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ईस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, तो ये मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है। जो पहले जेंटिया हिल्स है वहाँ का, उसका पार्ट था, अभी ये सेपरेट पार्ट है। यहाँ की जो एक भाषा है वो है पनार, इसको नार भी बोलते हैं, PNAR। अब ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ बोली जाती है? मेघालय में। कहाँ पे? ईस्ट जेंटिया हिल डिस्ट्रिक्ट में या जेंटिया हिल्स के अंदर। ठीक है, और ये जो है ये जो भाषा है ये खासी मीर जो भाषा है, खासी मिकिर जो भाषा है, खासी मिकिर जो लैंग्वेज है ये उसकी जो फैमिली है उससे रिलेटेड है। तो ये नार लैंग्वेज, PNAR, ठीक है, P साइलेंट है, नार लैंग्वेज, दिस इज ए पार्ट ऑफ खासी मिकिर लैंग्वेज। ठीक है, एंड इट इज स्पोकन इन मेघालय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लाइमस्टोन माइनिंग जिसके खिलाफ वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये न्यूज़ में था, अगर हम उसकी बात करें लाइमस्टोन माइनिंग की, तो ये क्या है कि लाइमस्टोन माइनिंग जो होता है वो दुनिया भर में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल होता है, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इससे सॉइल इरोजन और वाटर पोल्यूशन जैसी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इसकी वजह से जो लोकल एक्वाइफर्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर। तो अभी मोदी जी हैं उधर, ठीक है, तो इंडिया के ही हैं वो,
इथियोपिया कंट्री के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम ये ध्यान लेते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, ही बिकेम फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनको वहाँ का एक सिविलियन ऑनर मिला है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के अबी अहमद अली, उन्होंने जो है एडिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पे मोदी जी को दिया था। ठीक है, तो इथियोपिया जो है वहाँ का जो सबसे बड़ा प्राइज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है फिलहाल, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अबी अहमद अली जो है ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, 2018 में ये चुने गए थे वहाँ पे, और ये वहाँ पे जाने जाते हैं रैपिड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। इनको जो है 2019 में नोबेल पीस प्राइज़ जो है दिया गया था। ये यंगेस्ट अफ्रीकन लीडर हैं जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में जो अपने को नोट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर वॉन विच मेडल एट 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप इन 2025। तो मनु भाकर जो है उनको गोल्ड मिला है 68 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में। मनु भाकर को क्या मिला है? गोल्ड प्राइज मिला है। ये मनु भाकर है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इनको। तो मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार, इन्होंने 68th जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल्स जीते हैं। मनु भाकर ने जो है सीनियर वीमेंस 25 मीटर जो है स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट उसमें जीत हासिल की है, और सिमरनप्रीत कौर बरार जो है उनको जूनियर वीमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट जो है उसमें गोल्ड मेडल मिला है। दोनों ही जो है शूटिंग की बेहतरीन खिलाड़ी इंडिया की है। ठीक है, यहाँ पे मनु भाकर के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स जान लेना जरूरी है। ठीक है, ये वही है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2-2 मेडल जीते हैं। 2002 में इनका जन्म हुआ था। इंडिया की यंगेस्ट शूटिंग प्रोडिजीज में ये है। फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल इन्होंने 14 साल की एज में जीता था। हरियाणा की ये रहने वाली है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 ओलंपिक्स जो है उसमें भी गोल्ड जीता था, और इंडिया के लिए काफ़ी हिस्ट्रिक मोमेंट जो है स्पोर्ट्स के अंदर ये इन्होंने जो है दिखाए हैं हमको। तो शी इज वन ऑफ द प्राउडेस्ट एथलेटिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए नैनो पार्टिकल बेस्ड थेरेपी फॉर अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के लिए किसने जो है एक नैनो पार्टिकल बेस्ड थेरेपी को डेवलप किया है? तो ये मोहाली में जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो अभी न्यूज़ में थी क्योंकि दे हैव डेवलप्ड ए नैनो पार्टिकल बेस्ड थेरेपी फॉर अल्जाइमर डिजीज। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, मोहाली है पंजाब में। दूसरा, कुछ बेसिक्स आपको अल्जाइमर्स के बारे में पता होना चाहिए, और नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी। फिलहाल ये जो क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है उसमें यह है कि जो ये मोहाली का इंस्टीट्यूट है इसने अल्जाइमर डिजीज़ के लिए एक नई नैनो पार्टिकल बेस्ड थेरेपी डेवलप की है, जो कि क्या करती है, पॉलीफिनोल यानी ग्रीन टी जो होती है, जिसमें पॉलीफिनोल जो होता है उसका जो सोर्स होता है वो ग्रीन टी होता है, डोपामाइन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 चीज़ें मिला के, पॉलीफिनोल, डोपामाइन और ट्रिप्टोफैन, इन तीनों को मिला के एक EGCG डोपामाइन ट्रिप्टोफैन नैनो पार्टिकल बनाया है। और ये जो नैनो पार्टिकल है वो एक साथ अमाइलोइड एग्रीगेशन नाम की कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, इन्फ्लेमेशन और न्यूरल जो डिजेनरेशन है उसको टारगेट करके अल्जाइमर को ट्रीट करने का एक कोशिश करती है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब यहाँ पे पॉलीफिनोल्स जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक टर्म हो गया है जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉलीफिनोल्स जो होते हैं वो प्राकृतिक कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन टी में। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स से जो है सेल्स को बचाते हैं। पॉलीफिनोल्स जो है उनका जो रोल होता है वो सिर्फ डिजीज प्रिवेंशन में नहीं बल्कि सेलुलर सिग्नलिंग और जीन एक्सप्रेशन जो होता है उसमें भी काम आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ये। इनका मेन सोर्स जो होता है प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में भी ग्रीन टी जो होता है दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर पॉलीफिनोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पायर स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम जो है, एस्पायर स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? तो ये
आपके एग्जाम्स के लिए इसका फुल फॉर्म जरूरी पता होना चाहिए। और स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की है, एस्पायर स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है उसकी है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो पूरा नाम है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। ठीक है, भारत में 100 से ज़्यादा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो हैं इस स्कीम के तहत अप्रूव किए गए हैं। इसका मकसद है इनोवेशन को बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको एक्सलेट करना, और जो अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज अर्नर्स हैं उनको एग्री रूरल सेक्टर और नई टेक्नोलॉजीज में स्किल प्रोवाइड करना और उनको री स्किल करना। ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में भी हम जान सकते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के बारे में। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2007 में ही बनी थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, लेकिन जो इसका रूट है वो 2050 के दशक से जो छोटे उद्योग हैं उनके डेवलपमेंट में है, लेकिन सेपरेट मिनिस्ट्री 2007 में ये बनी थी। ठीक है, और ये भारत की करीब 6 करोड़ 30 लाख के आसपास मिनिस्ट्री जो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनका रेगुलेशन और प्रमोशन ये करती है। एमएसएमई सेक्टर जो है वो भारत की जो जीडीपी है उसमें 30% योगदान देता है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। और करीब 120 मिलियन लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। तो भारत की जीडीपी का 30% जो है, 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ये कहाँ से आता है? एमएसएमई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल पास्ड बाय लोकसभा इन 2025 टू अमेंड इंश्योरेंस लॉज एंड एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो भारत सरकार का एक नया बिल आया है जो अभी पास नहीं हुआ है, इसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025। ये बिल है, अभी पार्लियामेंट में है, पास होने के बाद कानून बनेगा। लोकसभा ने इसको पास किया है अभी। ठीक है, अभी जो राज्यसभा है वहाँ से पास होना है, उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है उनका असेंट बाकी रहेगा। तो ये जो बिल है सबका बिल सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा 2025, ये जो है ये इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी का एक्ट 1956 और जो इरडा एक्ट 1999 उनको मॉडिफाई करता है, उनमें बदलाव करता है। और इसका मकसद है इंश्योरेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको तेज करना और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बेहतर प्रोटेक्शन देना। ये जो बिल है इससे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बिजनेस करना आसान होगा, रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो ओवरसाइट है वो मजबूत होगा। तो ये बेसिक आइडिया है इस बिल के पीछे, इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, इरडाई या इरडा। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली ओवरसीइंग बॉडी है, भारत में 1999 में स्थापित हुई थी और ये इंडिया के जो इंश्योरेंस सेक्टर उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज और इसके अलावा कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ों को ये सुनिश्चित करती है। इसने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इंडिया में कई इनोवेटिंग जो पॉलिसीज है उनका भी इम्प्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, तो इरडाई जो है कब कब बनाई गई थी? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वॉन द 2 पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI नेशनल अवार्ड्स इन 2025? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने 2 पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स जो है NCSM, इसने ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। इसने PRSI नेशनल अवार्ड्स 2025 जीते हैं 2। पहला अवार्ड तो है हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव के लिए मिला है और दूसरा जो अवार्ड है वो सोशल मीडिया का बेस्ट यूज जो इन्होंने किया है उसके लिए मिला है। ठीक है, और इन्होंने जो है इनको जो ये अवार्ड है वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन जो है, जो वेस्ट से आर्ट बनाता है उसके लिए इसको मिला है। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ
साइंस म्यूजियम्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INAS 335 the Osprey, the second MH-60R helicopter squadron of the Indian Navy was commissioned and at which naval air station। तो अब ये जो है इसका आंसर होगा INS हंसा, गोवा में। INS हंसा जो है उसकी लोकेशन है गोवा। वहाँ पे इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 335 जिसको द ऑस्प्रेस बोला जाता है, ठीक है, इनको 17 दिसंबर 2025 को जो है INS हंसा जो है गोवा में वहाँ पे कमीशन किया गया था। ये दूसरा इंडियन नेवल स्क्वाड्रन है जो कि MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करेगा। ठीक है, MH-60R हेलीकॉप्टर जो है वो ऑल वेदर डे नाइट कैपेबल होते हैं। ठीक है, और ये कई प्रकार के जो मिशन है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है ये भारत और UAE के बीच में है। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और UAE के बीच में एक ये एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, इंडियन आर्मी और UAE की जो आर्मी है उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 में हिस्सा लिया था। ये जो एक्सरसाइज है अबू धाबी में हुई है, 18 से 30 दिसंबर के बीच में होती है ये। इसका मकसद है दोनों आर्मीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, और ये अर्बन एनवायरनमेंट में जो है जॉइंट ट्रेनिंग कैसे की जाती है उस पर फोकस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे UAE जो है उसके बारे में कुछ जनरल स्टडीज फैक्ट्स आपको नोट कर लेने हैं। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये इसके बारे में जानने की बात यह है कि जो इसकी जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1971 में हुआ था। 1971 UAE। ठीक है, 7 एमिरेट्स है इसके अंदर जिसमें सबसे बड़ा अबू धाबी है। UAE की जो इकोनॉमी है मुख्य रूप से ऑयल और गैस जो एक्सपोर्ट है उन पे बेस्ड है, लेकिन अब जो है टूरिज्म और फाइनेंस सेक्टर्स जो है उनमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। UAE का जो बुर्ज खलीफा है वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है और इसकी हाइट जो है करीब 828 मीटर है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 80% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बाहर के हैं, यानी एक्सपेट्रिएट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। तो ये समिट जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनेर बोलते हैं। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे हुई थी ये ध्यान रखना है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी डोनेर डोनेर उसने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था और इसका मकसद था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ये जो समिट है इसमें टूरिज्म, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इस प्रकार के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब पर फोकस किया गया था। ये जो इवेंट है इसके अंदर कुछ रोड शोज वगैरह भी किए गए थे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है उनके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर लें एक बार, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इसको जो इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज फैक्ट्स को अगर अपन देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसमें 8 स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है वो पाए जाते हैं। इस रीजन की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी यूनिक है, बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस है, बहुत सारे डाइवर्स फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया का। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभासार एन AI enabled वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये सभासार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसने एक डेवलप किया है, लॉन्च किया है AI enabled वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल। ठीक है, सभा का सार। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसने 14 अगस्त को जो है ये सभासार लॉन्च किया था। ये एक AI enabled वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है जिसे ग्राम सभा और पंचायत मीटिंग में यूज करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको दिया गया था। पायलट फेज में त्रिपुरा के जितने भी ग्राम पंचायत से उनको ये दिया गया है और स्पेशल ग्राम सभा में जो है इसको यूज किया जाना है।
इसमें क्या है कि जितने भी जो ग्राम पंचायत है, लाखों ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है उसकी समरी फॉर्मेट जो है एआई के यूज से क्रिएट की जाएगी, जिसको बाद में पॉलिसी डेवलपमेंट में काम में लिया जा सकता है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। तो माइनॉरिटी राइट डे जो है वो 18 दिसंबर को इंडिया में मनाया जाता है। माइनॉरिटीज राइट्स डे जो है हर साल 18 दिसंबर को मनाते हैं। ये दिन माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने, प्रमोट करने, उसके लिए काम में आता है, उसके लिए उसकी अवेयरनेस बढ़ाने में काम में आता है। इसका मकसद है इक्वालिटी, सेफ्टी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को बढ़ावा देना। और ये दिन जो होता है वो इंक्लूजन और फेयर ट्रीटमेंट जो होता है उस पर बातचीत जो है उसको एनकरेज करता है। भारत की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डाइवर्स सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक रूप से अलग अलग है, और वो इसका जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस फैब्रिक है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए उतना ही इम्पोर्टेंट जो है ये दिन बन जाता है। ठीक है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।